दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था, एक ऐसा राजवंश जो सिर्फ 37 साल तक चला, लेकिन उसने तुगलकों के पतन और लोदियों के उदय के बीच एक बहुत ही जरूरी पुल का काम किया। आज हम बात करेंगे उसी सैयद राजवंश की, एक ऐसा दौर जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर जो ऐतिहासिक रूप से बेहद जरूरी था। तो इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये राजवंश इस उथल-पुथल से पैदा कैसे हुआ। फिर हम इसके 4 खास शासकों के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि उनके राज में आम जिंदगी कैसी थी। इसके बाद हम उनकी सत्ता के पतन के कारणों को समझेंगे और आखिर में उनकी विरासत का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 14वीं सदी के आखिर का भारत, एक वक्त की ताकतवर तुगलक सल्तनत अपने ही अंदरूनी झगड़ों के बोझ तले दबी जा रही थी। चारों तरफ बगावत और कंफ्यूजन का माहौल था, जिससे दिल्ली में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया था। इस पूरी अफरा तफरी की सबसे बड़ी वजह थी 1398 में तैमूर का विनाशकारी हमला। उसने राजधानी दिल्ली को इतनी बेरहमी से लूटा कि सल्तनत की कमर ही टूट गई और शहर बस एक खंडहर बनकर रह गया। और इसी मलबे से एक नए खिलाड़ी का उदय हुआ। तैमूर जब वापस जा रहा था तो उसने मुल्तान के गवर्नर खिज्र खान को अपना प्रतिनिधि बना दिया। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। खिज्र खान ने मौके का पूरा फायदा उठाया, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और आखिरकार 1414 में दिल्ली पर कब्जा करके सैयद राजवंश की नींव रखी। अब एक सवाल उठता है, इस राजवंश का नाम सैयद ही क्यों पड़ा? देखिए, इसके शासक खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते थे। इस दावे से उन्हें मुस्लिम समाज में एक तरह की वैधता यानी लेजिटिमेसी मिलती थी। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि उनकी असली ताकत तैमूर की तरफ से मिली मान्यता से आई थी, न कि किसी वंश के दावे से। इस राजवंश का 60 साल का छोटा सा शासनकाल असल में 4 शासकों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इनकी कहानी एक तरह से स्थापना से शुरू होती है, महत्वाकांक्षाओं से गुजरती है और आखिर में पतन पर खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आते हैं इस राजवंश के संस्थापक खिज्र खान। उनका काम बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें एक ऐसी सल्तनत संभालनी थी जो लगभग तबाह हो चुकी थी, जिसकी अर्थव्यवस्था चौपट थी और जिसका कंट्रोल बहुत ही सीमित इलाके पर था। खिज्र खान ने एक बहुत ही संभल कर चलने वाला रियलिस्टिक तरीका अपनाया। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने कभी सुल्तान का टाइटल लिया ही नहीं। वो खुद को रयते आला यानी सबसे बड़ा सरदार कहते थे। ये तैमूरियों के प्रति उनकी वफादारी दिखाने का एक तरीका था। उनका राज दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही था और उनका पूरा ध्यान सल्तनत फैलाने से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने पर था। खिज्र खान के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे मुबारक शाह, और मुबारक शाह की महत्वाकांक्षा अपने पिता से कहीं ज्यादा थी। वो इस राजवंश के लिए एक सच्ची आजादी, एक सच्ची सॉवरेनिटी चाहते थे। मुबारक शाह ने अपने पिता से अलग सुल्तान का टाइटल अपनाया और तैमूरियों से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने यमुना के किनारे मुबारकबाद नाम का एक शहर भी बसाया, लेकिन उनकी इन कोशिशों पर लगातार बगावतों का साया मंडराता रहा। उनका पूरा शासनकाल इन विद्रोहों को दबाने में ही गुजर गया और आखिर में 1434 में उनके अपने ही दरबारियों ने एक साजिश करके उनकी हत्या कर दी। ये हत्या इस राजवंश के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई और यहीं से इसके पतन की शुरुआत हो गई। मुबारक शाह के भतीजे मोहम्मद शाह तीसरे शासक बने। उनका नेतृत्व काफी कमजोर था और उनके दौर में अव्यवस्था और बढ़ने लगी। केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई और इसका नतीजा ये हुआ कि बहलोल लोधी जैसे प्रांतीय गवर्नर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। यहां हमें सत्ता के 2 बिल्कुल अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे आखिरी सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह, जो ऐशो आराम में डूबे थे और जिन्हें दिल्ली पर राज करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, और दूसरी तरफ पंजाब के ताकतवर और महत्वाकांक्षी अफगान गवर्नर बहलोल लोधी, जो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और जिनकी नजर दिल्ली पर थी। बस यहीं से सत्ता के एक शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक बदलाव की जमीन तैयार हो गई। तो संक्षेप में ये थी सैयद शासकों की कहानी। खिज्र खान ने नींव डाली, मुबारक शाह ने आज़ादी की कोशिश की, मोहम्मद शाह के वक्त में कमजोरी आई और अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी मर्जी से सत्ता छोड़ दी। चलिए अब शासकों की कहानी से हटकर ये देखते हैं कि इस दौर में शासन, समाज और आम जिंदगी कैसी थी। देखिए, सैयद शासन की बुनियाद ही बहुत कमजोर थी। जो केंद्रीय प्रशासन था उसका कंट्रोल बस नाम का था। तैमूर की लूट से अर्थव्यवस्था कभी ठीक से उभर ही नहीं पाई और सेना इतनी छोटी थी कि वो बस विद्रोहों को दबाने में ही उलझी रहती थी।
असली ताकत तो प्रांतीय गवर्नरों और स्थानीय जमींदारों के हाथों में थी, जो सुल्तान को बस नाम की इज्जत देते थे। हालांकि उनके पास संसाधनों की काफी कमी थी, फिर भी उन्होंने वास्तुकला में कुछ योगदान जरूर दिया। दिल्ली में बना मुबारक शाह का मकबरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी सिंपल और ऑक्टोगोनल यानी अष्टकोणीय डिजाइन ने बाद में आने वाली लोदी वास्तुकला की स्टाइल की नींव रखी। अब हम उन वजहों पर फोकस करेंगे जिनके कारण सैयद राजवंश इतनी जल्दी और इतनी शांति से खत्म हो गया। तो बात यह है कि पतन का कोई एक कारण नहीं था, ये असल में कई चीजों का मिला जुला नतीजा था। कमजोर नेतृत्व, एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था, लगातार होती बगावतें और आखिर में बहलोल लोदी जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति का उभरना। और फिर आता है साल 1451, जब इस राजवंश का अंत हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब बिना किसी जंग के हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का सिंहासन अपनी मर्जी से बहलोल लोदी को सौंप दिया और खुद बदायूं में जाकर बस गए। सत्ता का ये शांतिपूर्ण ट्रांसफर उस वक्त की सल्तनत की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत था। तो फिर इस छोटे से राजवंश की ऐतिहासिक अहमियत क्या है? वो दिल्ली सल्तनत की बड़ी कहानी में आखिर क्या भूमिका निभाते हैं? ये जो बात कही गई है वो उनकी विरासत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। उन्हें एक असफल राजवंश के तौर पर नहीं बल्कि एक जरूरी बदलाव के दौर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो उनकी विरासत क्या है? सबसे पहले उन्होंने तैमूर के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से खत्म होने से बचाया। उन्होंने एक पुल की तरह काम किया जिसने तुगलकों के बाद और लोदियों से पहले सल्तनत को जिंदा रखा। और सबसे जरूरी बात, उनके दौर में सत्ता का केंद्र तुर्क अमीरों से हटकर अफगान सरदारों की तरफ खिसकने लगा, जिसने आगे चलकर लोदी राजवंश के उदय का रास्ता तैयार किया। तो हम इस एक दिलचस्प सवाल के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। क्या सैयद सिर्फ इतिहास में एक खाली जगह भरने वाले थे, या फिर वे सल्तनत के दोबारा खड़े होने के लिए एक जरूरी, भले ही कमजोर दौर थे? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।